नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और सबसे इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल डिबेट के साथ, जहां दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं। आज की खबर में जो हम आपको बात बताने वाले हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्हें अपने ही घर में डर लग रहा है। उन्हें डर है कि कहीं मोजतबा उनका मर्डर ना करा दें अमेरिका के अंदर। उसके बाद उन्होंने दी है अब तक की सबसे बड़ी धमकी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी हत्या करने की कोशिश की जाती है, मेरी हत्या कराई जाती है, तो मैं ईरान को वाइप आउट कर दूंगा। जी हां, चलिए समझते हैं सबसे पहले जल्दी से खबर क्या है। मिडिल ईस्ट के बारूदी बवंडर ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर नेता के नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अमेरिका के दहलीज पर दस्तक दे रही है। ईरान के सीनियर लीडर एक एक करके एलिमिनेट हो रहे हैं, लेकिन इंतकाम की आग इसी के साथ धधकती जा रही है। हालात तो यह हैं कि ट्रंप को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। वॉशिंगटन में अज्ञात ड्रोन दिखने के बाद ट्रंप की हालत पंचर हो गई है। ईरान की तरफ से मिल रही धमकियों ने ट्रंप को इस कदर बौखला दिया है कि उन्होंने खुलेआम कह दिया कि अगर मेरी हत्या हुई तो मैं पूरे ईरान का सफाया कर दूंगा। यानी वो ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान उनकी तरफ ना देखे। ट्रंप के लिए अब हवा का रुख भांपना भी मुश्किल हो रहा है। उन्हें लगने लगा है कि ईरान के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं और एक और लीडर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तनाव की आंच सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट के समंदर से लेकर अमेरिकी गलियारों तक हर तरफ बारूद की गंध महसूस की जा रही है। ईरान के कड़े रुख और पलटवार की धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फुला दिए हैं। अमेरिकी बेसों पर बढ़ते हमलों के बीच सुरक्षा को लेकर एक नई रणनीति बनाने की जद्दोजहद जारी है। साफ है, सुपर पावर अमेरिका के लिए समय काटो तो खून नहीं वाली गंभीर स्थिति में है। आज करेंगे इसी पर चर्चा। और आखिर अमेरिका के अंदर ही क्यों सेफ फील नहीं कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप? आखिरकार उन्होंने चाइना का दौरा क्यों कैंसिल कर दिया? क्या चाइना के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी तरह का जान का खतरा था? करेंगे इस पर बातचीत। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा और इस खबर को डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक डॉट को कनेक्ट करेंगे, खबर की एबीसीडी समझेंगे। अमेरिका में बैठे दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर को डर लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि उनकी हत्या की जा सकती है। यानी मिडिल ईस्ट की आग व्हाइट हाउस की दहलीज तक पहुंच गई है। दुनिया देख रही है कैसे ईरान के मिसाइल इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को दहला रहे हैं, लेकिन इस बारूद की गंध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना ला दिया है। कहते हैं मौत की आहट जब करीब आती है तो बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आज कुछ ऐसे ही हालात यूएस में हैं। वॉशिंगटन के आसमान में अज्ञात ड्रोन क्या दिखे, ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। ईरान से मिल रही धमकियों ने ट्रंप की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं उनकी जिंदगी का सफर ईरान के किसी हमले में ना खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बाबत क्या बयान दिया है, उन्होंने अपने ऊपर हमले को लेकर क्या कहा है, जिसमें उनका डर पानी की तरह साफ साफ झलक रहा है। पहले आपको ये सुनवाते हैं। I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह डर तब शुरू हुआ जब ईरान में एक के बाद एक सीनियर लीडर मारे जा रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसके हौसले बुलंद है और निशाने पर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। और हालत तो यह है कि ट्रंप को अपनी परछाई से ही डर लगने लगा है। अब ट्रंप अपनी हत्या के डर से किस तरह से परेशान है, इसका अंदाजा लगाइए। ईरान से हो रहे हमले का उनके जहन में किस तरीके से डर बैठा हुआ है, वो भी सुनिए। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो पूरे ईरान का सफाया कर दिया जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि उन पर हमला हो सकता है और उनकी हत्या भी की जा सकती है, लेकिन उनके जाने के बाद अमेरिकी सेनाओं को क्या करना है, उन्होंने ये भी
बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के नोटिफिकेशन में क्या है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या होती है तो अमेरिकी सेना को क्या करना होगा, आइए नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट जंग के बाद ट्रंप को धमकियां मिल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होगा तो पूरे ईरान का सफाया कर देंगे, ईरान को इस तरह से मारेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अमेरिकी फोर्सेस ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन आखिर इस तरह के बयान की जरूरत क्यों है? इस तरह की धमकी कब दी जाती है कि मैं तुझे देख लूंगा, तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अक्सर इस तरह की धमकी को गीदड़ भपकी कहते हैं। दरअसल ट्रंप का यह बयान बौखलाहट में दिया गया बयान है। अगर वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ होता है तो वो पूरे ईरान का सफाया कर देंगे। इसी पे दो लाइन मुझे याद आती है कि वो समझता है कि मुट्ठी में है दरिया उसके, मगर उसे नहीं पता कि समंदर में अभी उफान बाकी है। ट्रंप के लिए अब जान बची तो लाखों पाए वाली स्थिति है। इसलिए आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट से 2 जहाजों की वापसी अभी तक की जानकारी के हिसाब से हो चुकी है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और लिंकन, ये दोनों वापस जाना, एक मेंटेनेंस के नाम पर और एक में संभावित हमले के बाद नुकसान हुआ है तो उसे अब रिपेयर के लिए वापस जाना होगा। हाल ही में वॉशिंगटन में प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में कुछ ड्रोन्स भी देखे गए। अब ये ड्रोन थे या फिर हमले का पैगाम थे, इन ड्रोन्स ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फुला दिए, क्योंकि ये ड्रोन किसी आम जगह नहीं भटक रहे थे। ये ड्रोन उड़ रहे थे अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेग्सेथ के घर के ऊपर। यानी पूरी दुनिया में दादागिरी करने वाले लीडर्स आज अपने घर में ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ट्रंप की हालत तो इसके बाद ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें डर है कि ईरान के स्लीपर सेल्स उन तक कभी भी पहुंच सकते हैं। कैसे हमला कर सकता है ईरान? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ईरान और अमेरिका की हवाई दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है। लेकिन आपने ये खबर सुनी होगी कि ईरान के स्लीपर सेल्स में लगभग 150 लोगों को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और 750 से ज्यादा स्लीपर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं यूएस के अंदर। ईरान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं अमेरिका के अंदर हमला करने के लिए? एक तो ईरान से वॉशिंगटन की समुद्री दूरी 20,000 किलोमीटर है, तो ड्रोन अटैक नामुमकिन है। अगर हम हवाई दूरी की भी बात करें तो लगभग 12,000 किलोमीटर है, तो वो भी मुमकिन नहीं है। दूसरा विकल्प क्या है? मैक्सिको से वॉशिंगटन की दूरी 3,000 किलोमीटर है। मैक्सिको में अगर स्लीपर सेल्स एक्टिव करता है ईरान तो वहां से हमला संभव है ड्रोन के जरिए। ऑप्शन 3 क्या है? कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन तक 3,700 किलोमीटर की दूरी है। क्यूबा से वॉशिंगटन आप देखेंगे तो और भी ज्यादा नजदीक है। यह हवाई दूरी महज 1,820 किलोमीटर ही रह जाती है। क्यूबा से भी हमला संभव है। क्यूबा को बार बार अमेरिका भी धमकी देता रहा है। आपको याद होगा हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को कब्जाने की बात भी कही थी। तो क्यूबा का इस्तेमाल ईरान अपने फायदे के लिए कर सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं, दुनिया की सबसे आधुनिक सेना होने का दम भरने वाली अमेरिकी सेना भी बैकफुट पर है। खबर तो यहां तक है कि घर का भेदी लंका ढाए। दावा किया जा रहा है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की जो वापसी हो रही है, जिसमें मैंने आपको कहा कि तथाकथित हमले हुए हैं, वो एलिगेशन अमेरिकी आर्मी के ऊपर लग रहा है कि उन्होंने खुद ही अपनी शिप में आग लगा दी ताकि उन्हें जंग ना लड़ना पड़े, ईरान के साथ सीधे युद्ध में ना जाना पड़े और यहां से उनके शिप की वापसी हो जाए। इसे कहते हैं खाड़ी से फरार हो जाना। जब जान पर बन आती है तो बड़े बड़े सुरमा भी मैदान छोड़ देते हैं। और अमेरिकी सैनिकों में यह बात घर कर गई है कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, यह इजराइल की लड़ाई है, यह हम क्यों लड़ रहे हैं। और इस बात को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से लेकर अमेरिकी जनरल से लेकर अमेरिकी आर्मी तक बहुत पैनिक है। और यह बताता है कि ईरान से लड़ने के लिए कोई भी अमेरिकी सैनिक दिल से तैयार नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कैसे यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में अमेरिकी सेना ने खुद आग लगाई। जो थ्योरी बताई जा रही है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आइए जल्दी से समझते हैं, फटाफट देखते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में जो है यहां से 10 महीने से इसकी तैनाती थी। आमतौर पर तैनाती 6 महीने की रहती है, लेकिन जब 10 महीने की तैनाती हो गई कि तो सैनिकों में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया, सैनिकों की थकान भी बहुत बढ़ गई और जब इमरजेंसी के हालात बने तो रिएक्शन स्लो पड़ गया। अब इसलिए क्रू मेंबर्स पर आग लगाने के
सवाल उठाए जा रहे हैं और जहाज को रिपेयर के नाम पर अमेरिका वापस भेजा जा रहा है। और फरवरी में 650 टॉयलेट बंद होने जैसी तकनीकी गड़बड़ी भी सामने आई थी। उस समय भी अमेरिकी सैनिकों पर एलिगेशन यह लगा कि उन्होंने टॉवल ठूस ठूस के पूरा सीवर लाइन जाम कर दिया, जिसकी वजह से इस शिप को वापस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अमेरिका भेजना पड़े, क्योंकि कई जवान चाहते थे कि वो इस जंग में ना जाएं और अगर जबरन भेजा गया तो वो नौकरी छोड़ दें। इन तमाम सिचुएशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अमेरिका ने ईरान के पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। और शुरुआत किसने की और अंजाम से कौन डर रहा है? ईरान के हमले नहीं रुक रहे हैं, इजराइल के आयरन डोम फेल हो रहे हैं, अमेरिकी बेस बारूद के ढेर बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया है कि यह मामला इतना आसान नहीं है, यह टेढ़ी खीर है। ईरान खामोश बैठने वालों में से नहीं है। अब ईरान ने एक और नस पकड़ रखी है, होर्मुज को बंद कर रखा है। होर्मुज बंद होने पर किस देश पर कितना इंपैक्ट हुआ है यह भी आप देख लीजिए। यह सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है अमेरिका का। अमेरिका में ही 20 सेंट की बढ़ोतरी हुई है, $1 पर गैलन तक की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय औसत $3 से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। अभी पर गैलन तेल वहां पर गैसोलीन 3.65 से $4.10 के करीब है। भारत का लगभग 50% तेल होर्मुज से आता है, लेकिन भारत में कीमतें अभी स्थिर है, भारत में इंपैक्ट नहीं है। हालांकि गैस की परेशानी हो रही है कई जगहों पर। चीन ईरान से मिलने वाले 90% तेल पर डिपेंड करता है, तो वहां पर येन में 8.5 से 9.2 पर लीटर युआन है। जापान की तेल जरूरतों का 80-90% होर्मुज के माध्यम से आता है और जापान में अभी 178 येन से 185 येन पर लीटर प्राइस चल रहा है। यानी कि जिस अमेरिका ने ईरान पर ऑयल को लेकर हमला किया, एटम बम को लेकर हमला किया, उसी अमेरिका में सबसे ज्यादा प्राइस हाइक है। लगभग 30 to 40% का प्राइस हाइक है ऑयल प्राइसेस में, जबकि अमेरिका के पास खुद के बहुत बड़े रिसोर्स है ब्रेंट ऑयल का। वेनेजुएला के हेवी क्रूड को ऑलरेडी वो अपने कब्जे में लेकर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार किसमें पड़ी? अमेरिकी पब्लिक पर। लेकिन हालात तो ये हो गए कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल चुकी है। ट्रंप का डर जायज है। अगर जंग इसी तरह चरम पर रही तो दुनिया एक बड़े विनाश का साक्षी बनेगी। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ही रास्ता फिलहाल नजर आता है, वो अमेरिका में ही रहें, अमेरिका में दुबके रहें। उन्होंने चीन की जो यात्रा थी उसको भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मिसाइलें सरहदें नहीं पहचानती और न ही चेहरे को पहचानती है। तो आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति के डर की वजह क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अहमद मस्ती खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अमेरिका से लाइव। थोड़ी देर में हमारे साथ स्क्रीन पर आप उनको देखेंगे। और असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत। उससे पहले एक बड़ी खबर, मैं मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताना चाहता हूं। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी तेल पर से बैन हटा सकते हैं, ईरान पे जो सैंक्शंस लगे हैं उसको हम रिलीफ दे सकते हैं। तेल के बढ़ते दामों के बीच ये फैसला ले सकता है यूएस। तेल की कीमतों को लेकर यह फैसला संभव है। ऑयल प्राइस जिस तरह से पूरी दुनिया में स्पाइक कर रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका बहुत प्रेशर में है। और यह सब कुछ अमेरिका के ईरान पर हमला करने के बाद हुआ है। और बड़ी खबर यह आ रही है, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान दिया है। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरानी तेल पर से सैंक्शन हम हटा सकते हैं, जिससे कि होर्मुज का रास्ता भी खुल सकता है। सबसे पहले यूके देवनाथ के पास यूके देवनाथ सर, बड़ी खबर आ रही है, इस पर बात करें। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज है अमेरिका से, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने एक खत लिख कर रखा है, नोटिफिकेशन पर साइन कर दिया है, जो मेरे जाने के बाद ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और हम पूरे ईरान को वाइप आउट कर देंगे। ये तो वैसी बात होगी जब हम आपस में लड़ते हैं, हम कहते हैं कि भाई छू के दिखा, फिर बताते हैं तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, विवेक हो ये रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने को धुरंधर मानने लगे हैं।
तो शायद उन्होंने बचपन में स्पाई थ्रिलर्स थोड़े ज्यादा देख लिए हैं। सीरियस बात यह है कि दुनिया के सभी देशों में एक नियम होता है कि अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से डिकैपेसिटेट हो जाए तो क्या कार्रवाई होगा, आगे कौन प्रेसिडेंट बनेगा। और आगे का जो एक्शन है वो जो नया व्यक्ति प्रेसिडेंट की जगह पे आ रहा है, समझिए वाइस प्रेसिडेंट, वही तय करता है कि अगला वाला एक्शन क्या होता है। जैसे कई देशों में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नियम पहले से ही होते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाए तो उनकी जगह पर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और जो नया प्राइम मिनिस्टर बनता है वो पहले से तय होता है और वो तुरंत अगले 5-10 मिनट में जो उसकी कैबिनेट कमेटी होती है सिक्योरिटी वाली, बातचीत करके तय कर लेता है कि युद्ध को अगले चरण में किस तरह से ले जाना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़ा हिंदी में कहते हैं ना, ड्रामेटिक्स डाल रहे हैं, ड्रामेबाज हैं। वैसे मैं बता दूं कि रिपोर्ट आ गई है यूएस सीक्रेट सर्विस की, जिन्होंने कह दिया है कि ये जो ड्रोन उड़ रहे थे वाशिंगटन की आसमान के ऊपर, ये खुराफाती लोगों के ड्रोन थे। अमेरिका में लाखों ड्रोन हैं और वहां पे भी जो ड्रोन है, जो छोटे वाले ड्रोन होते हैं वो हर घर घर में लोग शौकिया उड़ाते हैं। कुछ लोग रजिस्टर करते हैं, कुछ लोग रजिस्टर नहीं भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये तो डर का आलम ये है। जो नहीं सर, ये डर का आलम ये है कि ये खिलौने वाले ड्रोन से डर गए। भाई हमला वाला ड्रोन तो इतना बड़ा होगा, खिलौने वाला इतना छोटा होगा। अब आम लोगों के पास शायद 136 टाइप का ड्रोन थोड़ी आएगा, या MQ-9 रीपर थोड़ी उड़ा रहे होंगे। वो तो कोई छोटा ड्रोन उड़ा रहे होंगे, 250 ग्राम का पाव का ड्रोन उड़ाते हैं बेचारे। देखो विवेक, वाशिंगटन का जो आसमान है ना, उसको नॉरेड यानी नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्शन दी होती है। तो उसमें कम से कम तीन तीन अलग तरह के रेडार सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो शाहिद 136 जैसा ड्रोन वहां पहुंच नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये जो बिल्कुल अग्री सर। हाँ, नहीं वहां मैं बताता हूं, वहां पर क्या होता है कि वाशिंगटन की सुरक्षा घेरे में 3 घेरे हैं। सबसे पहले तो अमेरिका में उनकी होती है एयर नेशनल गार्ड। एयर नेशनल गार्ड जो होती है वो यूएस एयरफोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके पास F-16 होते हैं और उनका काम है कि वॉशिंगटन या दूसरे जो वीआईपी एरिया से उनको प्रोटेक्शन देना हवा से। एयर नेशनल गार्ड के पास अपने F-16 विमान होते हैं और जो पायलट होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है एयर डिफेंस ऑफ स्काईज ओवर वीआईपी एरिया, जैसे हम वॉशिंगटन की बात कर रहे हैं। तो और टर्मिनल डिफेंस के लिए उनके पास वल्कन गन्स होती हैं जो कि टर्मिनल डिफेंस के लिए काम करती हैं। ये यूरेनियम से लोडेड हैवी कार्ट्रिज फायर करती हैं और अगर कोई ड्रोन 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर आ जाता है तो उसको शूट डाउन करने में सक्षम है। तो ऐसी कोई बात है नहीं। जो यूएस सीक्रेट सर्विस की रिपोर्ट कहती है कि ये खुराफाती लोग थे, जिनको कि वहां पर ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए था लेकिन उड़ाया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई देवनाथ सर, चलिए उस खुराफात को अगर साइड भी कर दें तो इतने पैनिक में क्यों हैं? आपने ये भी कहा कि चलिए एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि भाई राष्ट्रपति के चाहने के बाद क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो सब कुछ लिखा हुआ होता है और उनके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि हम पूरे ईरान को वाइप आउट कर देंगे। लेकिन इतना पैनिक क्यों है? ईरान एक 16वें नंबर का देश है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में। अमेरिका नंबर 1 कंट्री है, सबसे बड़ी नेवी, सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बड़ी जो है वो ताकतवर, बड़ी नहीं माफ कीजिएगा, सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक आर्मी। तो फिर इतना पैनिक क्यों? मैं असलम रिजवी साहब से इसका जवाब चाहूंगा, फिर मैं हिमांशु मैम आपके पास और अहमद साहब आपके पास आ रहा हूं। जी नमस्कार विवेक जी, आपको भी और आपके पैनल में मौजूद तमाम लोगों को। आज की जो ये खबर है इसमें थोड़ा जोक भी शामिल हो गया है, थोड़ा हंसी मजाक भी शामिल हो गया है, अगरचे ये दिन ऐसे हैं कि हंसी मजाक के नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब ये खबर पूरी दुनिया में गई कि एक ड्रोन जो खिलौना था तकरीबन, जैसा कि कहा गया है, उससे वहाँ के 2 अहम कर्मचारी को दूर किया गया उस ड्रोन को दिखा के। मुझे ताज्जुब हो रहा है, मुझे हंसी आ रही है। वो अमेरिका के जो इतना पावरफुल है, उसकी टेक्नोलॉजी, वो
खिलौने का ड्रोन और वो ड्रोन के जो जंग में इस्तेमाल होता है उसमें वो फर्क नहीं कर पा रहा है। ये है डर, ये है पैनिक, ये है ईरान का खौफ। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा मुझे हो सकता है मार दिया जाए, ये भी एक तरह का ड्रामा है कि जिसके ज़रिए से वो जो साख डोनाल्ड ट्रंप की गिरी है और जो उनकी मकबूलियत की जो रेटिंग है वो बहुत कम हो गई है, वो इस बहाने से, इस नाटक से चाहते ये हैं कि उसको इंक्रीज करें। लेकिन अमेरिका की जनता को ये मालूम हो गया है कि इसने अपने फायदे के लिए, अब उसका फायदा क्या है दुनिया कह चुकी है, मुझे उन तमाम फाइल्स वगैरह में नहीं जाना है। अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया को इसने इस जंग में झोंक दिया और इसका असर सबसे ज्यादा खुद अमेरिका पर हुआ है। आज अमेरिका के बहुत से फौजी मारे गए, अमेरिका में पेट्रोल की कीमत बढ़ी, अमेरिका का नाम खराब हुआ, जो साख थी, जो इज्जत थी अमेरिका की, वो इज्जत भी जो है मट्टी में मिल गई। वो सुपर पावर का जो मेडल गले में लगा के अमेरिका घूमता था वो भी तकरीबन कमजोर होता जा रहा है। ईरान का भी नुकसान हुआ है, मैं एक तरफा बात नहीं करना चाहता, ईरान का भी नुकसान हुआ। सुप्रीम लीडर वहां के मारे गए, जनाब अली लारिजानी जो बहुत बड़ा नाम था उनकी शहादत हुई और 7,000 से ज्यादा जगहों पर अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक की और हजारों लोग मारे गए। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें जो भी समझदार लोग हैं और न्यूट्रल लोग हैं, जब वो कंपेयर करेंगे तो ये बात जरूर कहेंगे। आपने देखिए अमेरिका जी, आपने ठीक बात कही भाई, नुकसान तो दोनों तरफ का। मैं तो कहता हूं दोनों तरफ के का पूरी दुनिया का ही नुकसान हो रहा है, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस के लो, चाहे वो तेल गैस की कमी को लेकर हो। एक की गलती की सजा जो है वो पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि दो बातें आपने कही, मैं हिमांशु जी के पास जा रहा हूं। या तो वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे अमेरिका में, जो क्रेडिट वो खो चुके हैं, जो प्यार और सिंपैथी वो गंवा चुके हैं, उसको वापस गेन करने की कोशिश, या तो फिर वाकई कोई डर है, कोई इंटेल है उनके पास, या फिर ये एक पैनिक है। हिमांशु जी देखिए, एक हिंदी में कहावत होती है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, तो इस बार मुझे लगता है कि शेर को सवा शेर सही मिला है। और ये जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, देखिए उसने तमाम तरह के हथकंडे अपना लिए। 48 लीडर्स को इन्होंने खत्म किया था। उसके बाद इन्होंने जहां जहां ये बम बरसा सकते थे, इन्होंने ना स्कूलों को छोड़ा है, ना इन्होंने हॉस्पिटल्स को छोड़ा है, ना इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ा है। इन्होंने हर चीज करके देख ली। उसके बाद भी क्योंकि इनको बार बार शिकस्त खाने को मिल रही है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें क्या। और सबसे समझदार आदमी वो होता है विवेक, जो अपने जो पुराने किए गए जो कुकर्म और कर्म होते हैं उनसे कुछ लेसन ले। अमेरिका ने नहीं सीखा है। देखिए 1979 में जब अमेरिकन एम्बेसी के लोग 444 दिन तक ईरान में बंधी रहे थे, इनके ऑपरेशन तब भी फेल हुए थे। उसके बाद से आईआरजीसी ने जब अपने जो सिमेट्रिकल वॉरफेयर के जो भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको बनाया था, तो तब से लगातार देखिए 1983 में भी बेरूत में अमेरिका के ऊपर अमेरिकन जो बेसिस थे उसके ऊपर सीधा हमला ईरान के द्वारा किया गया था। तो जब ईरान इस तरह का दुस्साहस लगातार कर रहा है, और कासिम सुलेमानी को जब इन्होंने 2020 में मारा था, क्योंकि कासिम सुलेमानी जो है वो कुर्द फोर्सेस के नायक थे और वही उनका नेतृत्व कर रहे थे, तो अमेरिका को मुंह की पटकिनी देने के लिए ईरान आज से तैयारी नहीं कर रहा है, ये 1978 से तैयारी चल रही है। और जिस देश के सुप्रीम लीडर के पास में पूरी बेस्ट एजेंसीज हैं, बेस्ट आर्मी है, बेस्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज तो आपके पास बेस्ट है, तो आपको क्या हेलुसिनेशंस हो रहे हैं? या अगर हेलुसिनेशंस नहीं हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली सिंपैथी चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ना आपके जो सैनिक जो लीडर्स हैं वो आपके साथ रुकना चाह रहे हैं। लगातार देखिए इनके यहाँ से इस्तीफे आ रहे हैं, इनके वाइस प्रेसिडेंट का कोई बयान नहीं आया है जब से ये वॉर शुरू हुआ है जी। और कहीं ना कहीं देखिए ईरान अपनी रीढ़ पे सीधा खड़ा हुआ है। और अभी तो मैं आपको एक और मजेदार बात बताती हूँ विवेक, अभी तो सिर्फ हॉर्मुज बंद हुआ है,
अगर कल को हूती एक्टिवेट होके लाल सागर, जहां से कि सऊदी अरेबिया अपना तेल भेजने की कोशिश कर रहा है, वो अगर बंद हो जाता है तो वहां से विश्व का 12% का जो व्यापार है वो होता है, यानी कि सीधे 32% विश्व के व्यापार पर रोक ईरान लगाने की काबिलियत रखता है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने बहुत बड़ी भूल की है पूरे मिस विश्व को। कैलकुलेशन। जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उन्होंने पूरे विश्व को इस संकट में धकेल दिया है। आप इतने बड़े देश के नेता होकर ऐसा एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट कैसे कर सकते हैं, जबकि आपने कहा ना कि आप तो पिन पॉइंट मारने में तैयार हैं, आपके पास सेना सबसे बड़ी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं 19 दिन के वॉर के बाद भी कुछ ईरान में ऐसा कर पा रहे हैं कि ईरान घुटनों पे आ जाए, बल्कि आप घुटनों पे आ गए कि आप सबसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारा सहयोग कीजिए। सब देशों को आप कह रहे हैं कि अपने जो जहाज है हॉर्मुज से निकालने के लिए खुद एस्कॉर्ट कीजिए। नेटो की कंट्रीज ने हाथ खड़े कर दिए, जापान तक ने मना कर दिया है। तो अमेरिका के अगर प्रेसिडेंट को डर लग रहा है तो वो डर मौत का नहीं है, वो उस बदतमीजी और उस इंसल्ट का है जो लोग लगातार सोशल मीडिया के थ्रू इन पे करे जा रहे हैं। विवेक जी, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अमेरिका के बाहरी देश है, बाहरी मुल्क है, वहां से हो रहा है। अमेरिका के अंदर से भी लोग डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। इवन उनकी टीम से भी अभी जो केंट ने कल ही इस्तीफा दिया है। तो वो आप बात सही कह रहे हैं कि वो उनको लग रहा है कि जो बेइज्जती अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमारे सामने आने वाली है, या मेरे सामने यानी कि ट्रंप के सामने आने वाली है, उससे वो बचने के लिए रास्ता देख रहे हैं। अहमद साहब इसे कैसे देखते हैं? आपका रुख कर रहा हूं, उसके बाद वापस देवनाथ सर आपके पास लौट रहा हूं। अहमद साहब। जी नमस्कार। देखिए, ये जो ट्रंप साहब ने ये जो जंग शुरू किया इजराइल के इंटरेस्ट में, और भी पहले जो भी जंग हुए हैं गल्फ में, वो सारे के सारे इजराइल के इंटरेस्ट में हुए हैं। देख, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो जितने भी हुए हैं उसमें मोसाद जो है, मोसाद का बहुत बड़ा रोल रहा है इन जंगों में। और इस जंग में भी मोसाद ने जो है बड़ा रोल किया है। यहीं से सेनेटर हैं अमेरिकन क्रिस वॉन हॉलन, उन्होंने ये कहा कि भाई ये नेतन्याहू ने ट्रंप को बेवकूफ़ बना दिया। और ये ख्याल जो है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को, ट्रंप को दोबारा बेवकूफ़ बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है अमेरिका में, गोरों में। देखिए, एक बात मैं आपसे कहूँ, ये जो ट्रंप है ये वाइट सुप्रीमेसिस्ट रेसिस्ट है। आपने देखा होगा कि ये जितने भी जो हम ब्राउन कलर के लोग हैं, चाहे साउथ एशिया से, चाहे लैटिन अमेरिका से, उनके बारे में यहाँ वहाँ की बातें और उनको बाहर मुल्क दोबारा उनको अपने मुल्क भेजने की बातें, और इसी दौरान जो है साउथ अफ्रीका से गोरे गोरे जो हैं, जो बहुत वहाँ रिच गोरे थे, उनके लिए इनको बड़ी तकलीफ थी ट्रंप साहब को कि नहीं, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, और उनको जो है प्लेन के ऊपर यहाँ लाया गया अमेरिका में। और इसी तरह देखें, जो अगर उन्होंने कोई दहशत गर्दी की, हमास ने 1200 लोग मारे, बहुत गलत किए, लेकिन इजराइल ने उसके जो है जवाब में कम से कम 60,000 लोग मार दिए। पूरा गाजा को जो है उन्होंने ज़मीन बोस कर दिया। ये कहाँ की शराफत है? मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये जो 3 अब्राहमिक फेथ हैं, ये देखें बहुत करीब करीब इनके जो प्याम्बर थे आपस में पैदा हुए थे। मैं एक पॉइंट आपके पास लाना चाहता हूँ। जो मूसा हैं, हज़रत मूसा और हज़रत मोहम्मद, इनकी जो पैदाइश की जगह है वो एक दूसरे से तकरीबन 560 मील दूर है। मोहम्मद और ईसा की हज़रत ईसा की पैदाइश की जगह एक दूसरे से तकरीबन 1000 मील दूर है। और जो है हज़रत ईसा और हज़रत मूसा की जो पैदाइश की जगह है वो आपस में तकरीबन 350 मील दूर है। मेरा मतलब है कि ये एक ही खित्ते के बिलीफ सिस्टम है। और देखें ये किस तरीके से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मेरा तो इनसे इल्तिजा है कि जो हिंदुस्तान में मज़ाहिब हैं उनके ऊपर ज़रा तवज्जो दें। देखें, वहाँ पर हिंदू और सिख और बुद्ध मत और जैन और पता नहीं और दूसरे मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के इस तरीके से तो खून के प्यासे नहीं हैं। तो इनमें कुछ खराबी है। और ये जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये तो इंतहाई घटिया सदर है। आपने देखा कि इस आसिम मुनीर की 10 मर्तबा इन्होंने तारीफें की कि बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा निडर है, बड़ा ही जो है बाइज्जत है।
अजीब अजीब किस्म की बातें आसिम मुनीर के लिए, जो पाकिस्तान की तारीख में घटिया तरीन नहीं, लेकिन आर्मी अभी चीफ है। अभी अभी थोड़ी सी होश आई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट है, न्यूक्लियर थ्रेट है टू यूएस एंड यूएस सॉइल एंड होमलैंड। मुझे बशीर बद्र की दो लाइनें याद आती हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप है इन दिनों। पहले हमने देखा, इसके पहले भी ईरान पर हमला किया और फिर से ईरान पर हमला किया। फिर हमने देखा कि काफी लंबे समय तक गाजा इसराइल का युद्ध चला। यूके देवनाथ सर, आखिर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर किस तरह का खतरा हो सकता है? विवेक, क्या डोनाल्ड ट्रंप को ड्रोन से कोई खतरा हुआ है? अभी तक जितनी इनपुट मिल रही है, कोई ड्रोन से कोई खतरा नहीं था। दूसरी बात, अमेरिका में क्या डोनाल्ड ट्रंप को खतरा है? जाहिरी बात है, सबसे ज्यादा खतरा तो जमीनी हमले से ही है। जी। जब उनका राष्ट्रपति इलेक्शन हो रहा था तो 2 बार उनके पास हमला हुआ। एक बार तो एक गोली उनके कान को चीरते हुए निकल गई, बिल्कुल। और एक बार जब वो गोल्फ खेल रहे थे तो गोल्फ के जो गोल्फ ग्राउंड का हेज था उसके पीछे ही एक बंदा छुपा हुआ था बंदूक लेकर, उसको एफबीआई एजेंट्स ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि उनके खिलाफ है, लेकिन क्या ऐसे अमेरिका में कोई ग्रुप है जो कि उनको एलिमिनेट करना चाहेगा बतौर प्रेसिडेंट? ऐसा शायद नहीं है। लेकिन हाँ, हर देश में देखिए लाखों में से एक आदमी आपको सरफरा मिल ही जाएगा, होते ही हैं। तो ऐसा कोई सरफरा हो सकता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना लगाने की कोशिश करे जमीनी रास्ते से। क्या आसमान से बम गिर के या आसमान से मिसाइल गिराकर या आसमान से यूएवी या ड्रोन भेजकर डोनाल्ड ट्रंप को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? एक और तरीका, वो चांसेस शून्य के बराबर हैं। एक और असेसमेंट जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब किसी कॉन्वॉय में जा रहे हैं तो क्या, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है बीस्ट, वो बुलेट प्रूफ है, जमीन के नीचे से भी अगर कोई धमाका हो जाए या सामने से साइड के विंडस्क्रीन से कोई गोली चला दे, तो जो नॉर्मल 5.56 कैलिबर की होती है या 7.62 कैलिबर या अप टू 12.5 मिलीमीटर कैलिबर, वो उसको झेल सकती है। तो क्या तरीका है अगर कोई जमीन से फायर करना चाहे बीस्ट के ऊपर, उनकी कार के ऊपर? तरीका यह है कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल करे, आरपीजी का इस्तेमाल करे, या जो हम एंटी टैंक रॉकेट या मिसाइल होते हैं, एंटी टैंक ये मिसाइल का तरीके तो इस्तेमाल खैर, करे। ये तरीके होमलैंड सिक्योरिटी के साथ में तो मुमकिन नहीं है। और जो जिस हिसाब से अमेरिका की सिक्योरिटी रहती है, प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी रहती है, ये भी बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज है क्यूबा से या मैक्सिको से या उनके आसपास के जो ऐसे वर्नरेबल पॉइंट्स हैं वहां से कोई एक्टिविटी हो सकती है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कयास लगा रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है या उनको कुछ हो सकता है? मैं सवाल पर वापस लौटूंगा हिमांशु जी के पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों आपको बता दें, अभी अभी खबर मिल रही है, इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर ईरान ने हमला कर दिया है। सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति करता है हाइफा रिफाइनरी, ये इस वक्त की आप बता दें। और उसी हाइफा रिफाइनरी पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया है इजराइल ने। वहीं ईरान के हमलों से कतर की 17% एलएनजी क्षमता खत्म हो गई है और इसको वापस से रेस्टोर करने में लगभग 5 साल लग जाएंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने उस जंग की शुरुआत कर दी है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। इसका असर अमेरिका, ईरान, इजराइल पर तो हो ही रहा है। ईरान पर सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन दुनिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर भी हो रहा है, हमारे आपके ऊपर भी हो रहा है। और कहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़नी तय हैं, क्योंकि कतर में जो अटैक हुआ है एलएनजी के ऊपर, 17% जो एलएनजी बनाने की क्षमता है वो खत्म हो गई है अगले 5 साल के लिए, और 5 साल लगेगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस को रिस्टोर करने में, अपने फुल पोटेंशियल में आने में। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, 2 हमले हुए, एक हाइफा में और एक कतर में। मैं हिमांशु जी आपके पास आ रहा हूं, सवाल मेरा वही है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या अभी भी कोई गेम प्लान सोच रहे हैं, यहां से एग्जिट का प्लान बना रहे, इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब हम पर हमला हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ताकि वो सेफली यहां से निकल सके?
विवेक जी, मुझे नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप को कितना खतरा है, लेकिन मैं इस समय विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा उन्हीं को मानती हूँ। और कई बार देखिए ऐसा हुआ है कि आईआरजीसी ने लोगों को हायर किया था डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए, और वो सारे जो प्लान्स थे वो फॉइल हो गए। एक बार उन्होंने फरहाद शकेरी नाम के अफगान को गिरफ्तार किया था, जिसने बताया था कि उसने ट्रंप की हत्या का प्लान किया था, लेकिन वो था जो इलेक्शन है उससे पहले का, कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते तो वो शायद बहुत इजी टारगेट होते। लेकिन इस समय वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। जहां तक आप बात कर रहे थे मैक्सिको और क्यूबा की, देखिए ये दोनों ही देश, अगर हम इनकी मिलिट्री कैपेसिटी को देखें या इकोनॉमिकल कैपेसिटी को देखें, तो ये बिल्कुल भी ऐसा अलाउ नहीं करेंगे अपनी जमीन से कि ट्रंप के ऊपर किसी भी तरह का हमला हो, क्योंकि बहुत सारे जो इंटेलिजेंस है वो साथ में मिलकर काम करती है, स्पेशली जब हम ड्रग्स और बाकी चीजों की बात करते हैं। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा, सॉरी, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय हमने देखा था कि किस तरीके से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। लेकिन अब हालात पहले से बहुत ज्यादा अलग हैं। अमेरिका का ये कहना कि प्रेसिडेंट ट्रंप को थ्रेट है, या ट्रंप का खुद ये कहना कि थ्रेट है, वो उनके अपने कुकर्मों की वजह से है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि ना उनसे अपने देश के लोग खुश हैं, ना ही बाहर लोग खुश हैं। और जैसा आप अब बता रहे थे आपकी कतर में जिस तरीके के हालात है, और 5 साल तक एलएनजी रिस्टोर करने में लग जाएगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो देखिए 14-15 साल एक प्लांट को बनाने में लगते हैं, उसके बाद वहां प्रोडक्शन शुरू होता है। जब सब कुछ पूरे विश्व में अच्छा चल रहा था, तो आपने धोखे से ईरान पे वार किया है। कहीं से भी मतलब ईरान हिमांशी जी, आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के मुजरिम है? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया के मुजरिम है। जब आप पूरे विश्व को इस संकट की ओर धकेल रहे हैं, जहां पे देखिए पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हुआ है, ईरान में छोटी छोटी बच्चियां आप माँ बाप ने दफनाई हैं, हॉस्पिटल्स पे आप हमला कर रहे हैं, और आपकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट के लोगों पे हमला हुआ है। हमारे जैसे देश में, भारत जैसे देश में 600 प्लांट्स जहां पे सेरेमिक का काम होता है गुजरात के मोरबी में, उन पे संकट आया हुआ है। पाकिस्तान जैसे देश में वैसे मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान जैसा देश जो इनका अपना देश है, वहां पर लॉकडाउन लग गया है। वियतनाम और कंबोडिया छोटे छोटे से देश हैं जो किस तरीके से अपने एंड्स लोग मीट करते हैं। हर किसी के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। और देखिए ईरान ने ये चीज यूएनएससी में जब अपना लेटर सबमिट किया था, क्लियर कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम इस तरह से कार्रवाई करेंगे। तो ईरान ने पहले चेताया था। आप बातचीत के टेबल से उठ के गए, आप मोसाद के कहने में आए, और अगर इस समय अगर कोई भी टैक्स दे रहा है तो वो अमेरिका टैक्स देगा फॉर इजराइल फर्स्ट, जैसा कि ईरान की तरफ से कहा गया था। तो कहीं ना कहीं अपनी नीतियों की वजह से आपने पूरे विश्व में न सिर्फ ईंधन का संकट डाला है, बल्कि आप पूरे विश्व को इकोनॉमिक संकट की तरफ ले जा रहे हैं। और देखिए जब इकोनॉमिक संकट आता है तो देशों के अंदर अराजकता फैलती है, लोग, बहुत सारे लोग। हिमांशी जी, एक और बड़ी खबर बता दें, चूंकि आप वैश्विक संकट का जिक्र कर रही हैं। क्रूड ऑयल की कीमत $146 पर बैरल पहुंच गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, और पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, यह भी जानकारी मिल रही है। मैं रिजवी साहब का एक आंसर चाहूंगा इस पर। जो बात हिमांशी जी कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए फिर अहमद साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं हमारी जो बहन है इनके साथ 100% मैं इत्तेफाक करता हूं, और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने तमाम बातों को बयान किया कि एक पागल है, मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूं कि एक पागल है जिसने पूरी दुनिया को पागल बना दिया है। और इसका खमियाजा एक वो शख्स कि जिसका इससे कोई लेना देना भी नहीं है, इस जंग से वो भी बर्दाश्त कर रहा है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ जो है तेल की कीमत नहीं बढ़ी है, बल्कि तेल की कीमत बढ़ने की वजह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है वो बंद हो गई हैं, और जो मजदूर हैं जो वहाँ पर काम करते थे वो एक एक रोटी के मोहताज हो रहे हैं। और अगर ये जंग ऐसे ही और आगे बढ़ती गई, फर्ज कीजिए कि 2 हफ्ता और चली, तो बहुत सी जगहों पर भुखमरी शुरू हो जाएगी, और इसका जिम्मा जो है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो इसी दीवाने के कांधे के ऊपर डाली जाएगी। अमरीकियों के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है अमेरिकियों को बहुत इससे फायदा हुआ है।
पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ऑयल प्राइसेस कहीं स्पाइक हुए हैं तो नंबर 1 पर यूएस है। अमेरिकी भी इस चीज का हर्जाना और खामियाजा भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिकियों को बहुत रिलीफ मिला और उनके पास बहुत ब्रेंट ऑयल है और वेनेजुएला का बहुत हेवी क्रूड है तो उनको फ्री में ऑयल मिल रहा है। उनके यहां सबसे ज्यादा प्राइस स्पाइक हुए हैं। रिजवी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को रोका कैसे जाए, या फिर वो एक तरह से गेम खेल रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं कि मुझे कुछ हो सकता है इसलिए पूरे जो अमेरिका के लोग हैं वो उनके साथ आ जाएं। रिजवी साहब जल्दी से, उसके बाद मैं अहमद साहब के पास आ रहा हूं। मेरा मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल। आपको मैं सवाल सुना ही नहीं दिया मुझे, प्लीज जरा रिपीट कीजिएगा। मेरा सवाल बस सीधा सा है, क्या इस गलती का इल्म डोनाल्ड ट्रंप को भी है और इसी वजह से वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है और दुनिया इस बात को समझ रही है कि ये सिंपैथी लेने के लिए अपनी जान की बात कर रहे हैं। ये ट्रम्प भी जानते हैं कि कोई उनको मार नहीं सकता है, बहुत ही सेफ जोन में है इस वक्त, कोई उनको कत्ल नहीं कर सकता है। लेकिन वो जो उनकी साख गिरी है और जो रेटिंग उनकी अमेरिका में कम हुई है उसको वो इंक्रीज करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के समझदार लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे कि सिंपैथी कार्ड ये खेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं हमेशा, और आज भी वो खेल रहे हैं। इससे पहले भी इनकी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिससे उन्होंने अपने को लोगों के यहाँ और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए बहुत सी चीज़ें की थी। उनमें से एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वहाँ के जो इमिग्रेशन का जो मामला था उसको इन्होंने उठाया था और उसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हुए थे। तो ये वो शख्स है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये समझता है कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। अहमद साहब आपका रिएक्शन? क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं? अपनी हत्या की बात को कहना बार बार कि मेरी हत्या हो सकती है, मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्या ये कोई मास्टर स्ट्रोक है उनका? देखें, मुझे एक चीज अर्ज करने दें। देखें, ये जो कल के दिन डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो केंट ने इस्तीफा दिया, वो कोई यहाँ के मामूली शख्स नहीं थे। वो यहाँ के बहुत बड़े जो काउंटर टेररिज्म की डिपार्टमेंट है उसके चीफ थे। वो जो उनकी बीवी जो है उनके कत्ल हुई थी सीरिया में, और वो उनका ये कहना है कि इजराइल के वजह से ये हुआ था। और आज जो है वो अपना एक 11 साला बच्चा और एक अपना 9 साला बच्चा उसको वो पाल रहा है, एक एज अ सिंगल फादर। आप देख ले, ये जो टकर कार्लसन है जो गोरा है और वो राइट विंग है, वो ट्रंप के जीओपी का बंदा था, वो आज खुलकर कह रहा है कि बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए, ये गोरे जो के जीओपी जो कंजर्वेटिव थे वो भी कह रहे हैं कि भाई ये सारा कुछ इजराइल के लिए हो रहा है और वो इनसे नाखुश हैं ट्रंप के इस लड़ाई से। एक खबर अहमद साहब ये भी आ रही है कि अमेरिका इजराइल से नाखुश है और दोनों में फूट पड़ चुकी है इस बात को लेकर, क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऑयल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बनाया, तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बनाया, जिससे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से खत्म हो रहा है मिडिल ईस्ट में, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी, और इसका जिम्मेदार सब अमेरिका को मानेंगे आने वाले समय में। देखिए, मसला यह है कि ट्रंप साहब के बात पे कोई एतबार नहीं करता है। वो जो है, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, ये पाकिस्तानी जो है ना, ये इनके आका रहे हैं ना, ट्रंप साहब अमेरिकन इनके आका रहे हैं। मैं आपसे एक बात करता हूं, जो अगर इनके आका और गुलाम के भी रिश्ते हों उससे भी एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। आप देख ले, ये जो ट्रंप में जो भी खुसूसियात है पाकिस्तानी वाली आ गई हैं। झूठ बोलता है, आगे आगे झूठ बोलता है, लोगों को धमकियां देता है। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो आपका और हमारा जो इंतहाई कॉमन जो हम लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है पाकिस्तान की फौज, हमारा इसके ऊपर नजर होना चाहिए। ये दोगला गेम खेल रहा है। ये जो है यहाँ जो सलमान मोहम्मद बिन सलमान, उनसे पूछा गया, वो किताब युद्ध में वॉर वुडवर्ड, उसमें उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप भी यूरेनियम बना रहे हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया, लिंडसे ग्राहम ने उनसे पूछा था, अमेरिकन सेनेटर ने,
कि आप भी यूरेनियम बना रहे हैं, आप भी ये बम बना रहे हैं। वो तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा हमें बम बनाने की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान से खरीद लेंगे। तो ये पाकिस्तान नहीं, बिकाऊ माल लेकिन है। अहमद साहब, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह भी है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है उसको फंड ही आपका सऊदी अरब ने किया। ये और बिल्कुल सऊदी बिल्कुल अरब के आपने- विदेश मंत्री ने इस बाबत बाकायदा मीटिंग की थी। ये 20-25 साल पुरानी कहानी है जब इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत हो रही थी। पूरा का पूरा पैसा और टेक्नोलॉजी चाइना से आया था और सब कुछ फंड यूएई ने किया था। इसलिए तो वो लोग आज डील साइन कर रहे हैं कि भाई हम पर हमला होगा तो आपका परमाणु बम हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल देखें, इस वक्त जो परमाणु बम सब में ज्यादा खतरनाक है वो पाकिस्तान का है। तुलसी और का इस बात बाग ने कल ये इस कहा बात था। को यूएस ने भी माना है। मेरा आखिरी सवाल यूके देवनाथ सर से, क्या डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर घोषणा कर देनी चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट? क्योंकि एक खबर यह भी आ रही है कि वो ईरानी तेल के ऊपर सैंक्शंस हटा सकते हैं। ये स्कॉट बेसेंट ने कहा है, वित्त सचिव जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज आई है। विवेक, जैसा अब खबरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारेंगे। तो जाहिर बात है, उसका मतलब है वो ईरान पर जीतने फतेह हासिल नहीं कर सकते, तेहरान नहीं पहुंच सकते, सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। ईरान को उन्होंने अभी फॉर द टाइम बीइंग अछूता ही छोड़ देना है। कच्चा तेल, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में कच्चा तेल की कीमत जब से ऊपर गई है, उनके अपने नेटो के दोस्त और नॉन नेटो फ्रेंड्स जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब परेशान है। सब रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं। तो इसीलिए आप देखिए, पहले उन्होंने रशियन तेल को छूट दे दी और अब वो कह रहे हैं कि ईरान की तेल को छूट दे देंगे। इसका मतलब है वो थोड़ा एक कदम पीछे जा रहे हैं। क्या वो बॉम्बिंग बंद कर देंगे? मेरे ख्याल से वो समय भी आ गया है जब उनको मजबूर होकर बॉम्बिंग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की कांग्रेस से जो $200 बिलियन का खर्चा जी, मांगा लेकिन- था इस युद्ध जी, को लड़ने यूके- के लिए, अभी जी। तक अप्रूव नहीं हुआ है। देवनाथ सर, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। हिमांशी जी जल्दी से कुछ कहना चाह रही हैं। मैम 10 सेकंड। हाँ जी, जस्ट 30 सेकेंड्स। देखिए, जो मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, हर एक पेट्रोलियम का जो भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर जगह अमेरिकन कंपनीज का पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल, तो सबसे मैं ज्यादा इसी बात पर आ रहा नुकसान था। बिल्कुल सही कह रही हैं अमेरिका आप। को हो रहा है। ये और अमेरिकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेवकूफी है पूरे मिडिल ईस्ट में। एग्जैक्टली। एक लास्ट में ऐड करना चाहूंगी, इन्होंने ही फंड किया था डोनाल्ड को प्रेसिडेंट बनने के लिए, और यही रीजन था कि वेनेजुएला पे कब्जा किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा खेल था वो कब्जा करने का था तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और वही इनका अब डूबता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इनको ये बेवकूफी मुबारक हो। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप या तो विद इन अ वीक डिसीजन कर लेंगे, नहीं तो ये मामला लंबा खिंच सकता है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। इंडिया बोल रहा है फिलहाल लेता है वक्त, एक ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।